हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी का एक खास टॉपिक है। अब यहाँ पर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, किस टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियोस में जरूर देखेगा। ये आज के इस वीडियो में पहली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये दरअसल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग है। अब आप लोगों ने मेरे से सीखा था कि दो टाइप्स के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक तो होता है डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टिन्यूस। तो ये डिस्क्रीट वाले टाइप का अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ज्यादा नहीं, हम लोग यहाँ पर डिस्क्रीट की 3 से 4 टाइप्स पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूस की 4 से 5 टाइप्स यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इन वीडियोस में। बाकी अगर आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई और स्टूडेंट्स हैं, बीएससी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां पर भी जुड़ सकते हैं मेरी क्लासेस के लिए। प्लेलिस्ट यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी, जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ये आई थिंक 8th नंबर है यहाँ पर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। एक टॉपिक मैं आप लोगों को बता दूं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये टॉपिक भी मैं यहाँ पर आप लोगों को करवाऊंगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, लेकिन कुछ वीडियोस के बाद। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और दरअसल ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन करवाना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे हम लोग काफी तरीके के मीन निकालते हैं। बट मैं फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दूंगा कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है। अगर आप लोगों ने मेरे से एक्सपेक्टेशन वाला टॉपिक समझा है, उसका ऑलरेडी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ और यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा ऊपर, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक्सपेक्टेशन वाला क्या, कैसे उस टॉपिक का यूज करके आप लोग एमजीएफ निकालते हैं और फिर अलग अलग मीन एंड वेरिएंस निकालते हैं प्रोबेबिलिटीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो, सबका अपना अपना पीडीएफ रहेगा या पीएमएफ रहेगा। ठीक है, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, सबका अपना अपना है। वैसे ही सेम चीज, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैच करेंगी, बट दो प्रॉपर्टीज जो हमेशा हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम रही है, वो यही थी कि आप लोगों का एफ एक्स या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और एफ एक्स का जो सम होगा वो इज इक्वल टू 1 होगा। ये पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर ये चीजें फिक्स ही रहती है। ठीक है जी, तो अब मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ, के अंदर सारी चीजें बताता हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पर इस्तेमाल होंगी। ठीक है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये यूज कब होता है, ये यूज तब होता है जब आप लोगों के पास ना इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ टाइम्स आप लोग हो। मतलब आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा है और वो एक्सपेरिमेंट n टाइम्स हो गया, बहुत ज्यादा टाइम्स है, मुझे नहीं पता, वो 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, लेकिन फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड जरूर ऐड करना, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तब उस चीज को आप लोग, उस केस में आप लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, एक तो होता है सक्सेस और एक अपने पास होता है फेलियर। इन दोनों केसेस के साथ हम लोग यहाँ पर पूरा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। ठीक, तो सक्सेस की जो डिनोशन रहती है वो यहाँ पर रहती है P के साथ, और फेलियर की जो डिनोशन रहती है वो रहती है Q के साथ। अगर आप लोगों ने अपने क्लास 11th में एक ऐसा फॉर्मूला देखा होगा, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल थ्योरम, हाँ बायनॉमियल थ्योरम कहूंगा, आप लोगों ने बायनॉमियल थ्योरम के अंदर कुछ ऐसा रिजल्ट देखा होगा जिसमें NCX कॉम्बिनेशन का आता है। और मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, फॉर्मूला कुछ ऐसा था, NCR, और फिर अगर आपके पास यहाँ पर है तो N माइनस R और B रेज टू पावर R। जब आप लोग एक्सपेंशन करते हैं A प्लस B रेज टू पावर कुछ भी R या N होता है, पता नहीं क्या होता है, R होगा, R, हाँ, R या N होता है, हाँ। तो उस केस में आप लोग ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल, मतलब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसा फॉर्मूला अपने पास रहेगा, जो कि हमने पढ़ा था क्लास 11 के बायनॉमियल थ्योरम चैप्टर में। बस यहां पर याद कैसे कर सकते हो, देखिएगा, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू x, जब भी जिस भी x के ऊपर आपने निकालनी हो, NCX q रेज टू पावर n माइनस x p रेज टू पावर x, सीधा सा फॉर्मूला है ये। हर एक क्वेश्चन में अपना यही फॉर्मूला लगने वाला है। अब अगर मुझे इसका fx लिखना है, यानी कि पीडीएफ लिखना है, ये मेरे पास इसका पीडीएफ हो जाएगा। fx की वैल्यू NCX q रेज टू पावर n माइनस x p रेज टू पावर x, x अगर आप लोगों के पास 0, 1, 2 और इस तरीके से n है, और अदरवाइज उस केस में अपनी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, अगर इसके अलावा कोई वैल्यू है, उस केस में अपने पास इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ये बहुत बार बताया है कि अगर
अपने पास डिस्क्रीट का केस होता है तो डिस्क्रीट की पहचान ही यही है कि x की वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, अलग अलग तरीके से लिख कर दिया गया होगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर दी कि fx का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहने वाला है हर एक पीडीएफ पीएमएफ के केस में। दूसरी प्रॉपर्टी, सम करने पर इसका आंसर 1 मिलेगा, तो सम करने पर इसका आंसर 1 मिल रहा है, ठीक है। बस हमें इतना ही जानना था। उसके बाद नेक्स्ट चीज करते हैं इसके डिनोशन। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन अपने अपने तरीके से डिनोट करी जाती है। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जब डिनोट किया जाता है तो वो किया जाता है बी एंड पी के साथ। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा मैंने 3 और यहाँ पर मैंने लिखा 1/2, ऐसा। यहाँ पर p का जो वैल्यू होता है ना वो हमेशा 0 से 1 के बिटवीन ही लाई करता है, ठीक है ना, 0 से 1 के बिटवीन, क्योंकि p एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 ही लाई करती है। तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू होगी ये n होगा और ये अपने पास p होगा। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हमेशा यहाँ पर p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये भी एक फार्मूला है। ये फार्मूला भी क्या बोलूं मैं इसको, जैसे यार अगर कोई इवेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दोनों का सम तो 1 ही आता है ना, तो ये वहां से ही चीज उठाई गई है। p क्या था अपने पास, सक्सेस वाली चीज थी, और q क्या था अपने पास, फेलियर वाली चीज थी। तो सक्सेस प्लस फेलियर, फेलियर उन दोनों की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। ये डिनोशन भी हमने पढ़ ली। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके मीन और वेरिएंस के बारे में। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, उससे आप लोग इसका मीन निकाल सकते हैं, इनका वेरिएंस निकाल सकते हैं। अब मैं अगर बताऊं तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार मैं आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के ऊपर ना एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा। अलग से वीडियो बनाकर मैं पूरा आपको हर एक टॉपिक में से किस तरीके से मीन निकालते हैं, किस तरीके से है, उन सारी चीजों का हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे एडुकेटर्स शायद करवा देते होंगे, लेकिन मैं अभी आप लोगों को नहीं करवा रहा। तो यहाँ पर जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन का फॉर्मूला रहेगा म्यू इज इक्वल टू एनपी आ जाएगा, और वेरिएंस का फॉर्मूला एनपी क्यू, सीधा सीधा म्यू एनपी और सिग्मा स्क्वायर डिनोशन जो आप लोग वेरिएंस की जानते हैं वो उसका फॉर्मूला रहेगा एनपी क्यू, दैट्स इट, ठीक है। अब ये मोड है, मोड क्या होता है, दरअसल मोड का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू। तो जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो दरअसल बाय मॉडल होती है या फिर यूनि मॉडल होती है। बाय मॉडल का मतलब जिसमें 2 मोड एग्जिस्ट करते हो, यूनि मॉडल मतलब जिसमें एक ही मोड एग्जिस्ट करता हो। किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है n+1 इंटू पी के ऊपर, n+1 इंटू पी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप लोगों के पास n+1 इंटीजर होता है या फिर नहीं, जैसे देखिएगा अगर तो अपने पास n+1 p ये मेरे पास इंटीजर आ गया, उस केस में मेरे पास बाय मॉडल है, ठीक है, बाय मॉडल। 2 मोड आ रहे हैं ना, तो इस केस को बोलेंगे हम लोग बाय मॉडल। और अगर अपने पास ये चीज इंटीजर नहीं है, उस केस में आप लोगों के पास यूनि मॉडल होगा, एक ही मोड की वैल्यू आएगी, वो होगी m। अब ये m कहां से निकालता है, आगे अगर क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा आगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने ये रखा हुआ है, 1 मिनट दीजिएगा, मैं देख लूंगा सारी चीजें कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन। वैसे ये कह रहे हैं डिटरमाइन द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन whose mean is a 9 and standard deviation is a 3/2. This is a very easy question. Okay. So यहाँ पर हमें पूछ क्या रहे हैं, दरअसल बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, अभी फंक्शन हमें लिखना है, फंक्शन क्या है, दैट्स इट, फंक्शन लिखना है। अब फंक्शन तो तभी आप लिख पाएंगे ना जब अपने पास n क्यू रेज़ टू पावर n माइनस एक्स पी रेज़ टू पावर x हो। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं इस चीज को, आप लोग क्लियर कर देख पाएंगे। यहाँ पर कर देते हैं, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, दैट मींस मुझे फंक्शन निकालना है। मीन की वैल्यू 9 गिवन है, सो यहाँ पर लिखते हैं म्यू विच इज इक्वल टू np विच इज इक्वल टू द 9, और ऐसे ही सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला है यहाँ पर npq। ये चीज याद रखना, सिग्मा स्क्वायर है अपने पास npq, अपने को गिवन क्या है, sd गिवन है। sd मतलब सिग्मा, सिग्मा 3/2, तो मुझे सिग्मा स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पर 9/4 लिख देता हूँ, दैट्स इट। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया 9/4, बस। अब जब भी ऐसे केसेस आ जाए, आप लोगों ने डिवाइड करने की कोशिश करनी है। ये दो जो टर्म्स है ना, ये 2 और ये 2, इन दोनों टर्म्स को आप लोग करिएगा डिवाइड। जैसे
NP इज इक्वल टू 9 अपॉन NPQ इज इक्वल टू 9/4। ये आ गया। अब ऐसा करने से देखते हैं क्या बनता है भाई। NP और NP तो कट गया, यहाँ पर आ गया 1/Q, ये 9 और ये 9 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। तो यहाँ से Q मुझे कितना मिल गया 1/4। समझ में आया ना कैसे किया? जस्ट मैंने यहाँ पर रेसिप्रोकली करा और कुछ नहीं। 1/Q था, मैंने Q निकाला। अगर Q मेरे पास 1/4 आया तो यार P कितना आ जाएगा? P अपने पास आ जाएगा सर, P आ जाएगा 1 माइनस 1/4। अभी फॉर्मूला बताया ना P का, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे P निकालना हुआ तो वो 1 माइनस Q करके निकल जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 3/4। तो P का निकल गया वैल्यू 3/4। अब हम लोग एक बार निकाल लेते हैं NP कितना आएगा, N अकेला N कितना आएगा। सो NP अगर 9 है, जिसमें N मुझे नहीं पता क्या है, बट मैं P जानता हूं क्या होगा, तो यहां पर इज इक्वल टू 9 करने पे N का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 के साथ 3 कट गया तो N का वैल्यू 12 आ गया जी। दैट्स इट। बस हमने N भी निकाल लिया, P भी निकाल लिया, Q भी निकाल लिया। और अगर मुझे Fx लिखना हुआ तो वो मेरा Fx कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 12cx Q रेज टू पावर n माइनस x p रेज टू पावर x। दैट्स इट। दिस इज माय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी x की वो 0 से लेकर मैक्सिमम n तक जाती है, और यहाँ पर अपना n जो है वो है 12, इसलिए यहाँ पर आ गया x का वैल्यू 0 से लेकर 12 तक के लिए ये आंसर आएगा। और इसके अलावा अगर वैल्यू है एल्सवेयर के केस में अपने पास अपन लोग 0 लिखेंगे। दैट्स इट। बस यही था पहला क्वेश्चन, बड़ा इजी था। आई थिंक इस वीडियो में शायद मैंने काफी क्वेश्चंस डाले हुए हैं। हाँ इसमें तो काफी क्वेश्चंस है यार, आप लोगों को सीखने के लायक है। आप लोग समझिएगा कैसे कर सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन आप लोगों को लग सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़े से कम पढ़े हो सकते हैं आप लोगों के लिए। पहले नए क्वेश्चन है, एक मिनट में अगर आपको पहले इजी वाला कराता हूँ, रुको। ये वाला हम नहीं तो मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पर 10 क्वेश्चन है ना, तो 10 क्वेश्चन में से मैं आप लोगों को आज की इस क्लास में 5 तो करवा ही दूँ। 5 क्वेश्चन हो पाएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिएगा, a pair of dice is thrown 7 times। ज्यादा बार फेंक रहे हैं ना पेयर ऑफ डाइस के, तो n का वैल्यू आ गया 7। गेटिंग a total of 7 is considered as a success। ठीक है, अगर आप लोगों के पास 7 आएगा, सम 2 डाइस के ऊपर 7 आएगा, तो आप लोग उस चीज को सक्सेस बोलेंगे। ठीक है ना, उस चीज को। तो यार सबसे पहले तो ये चीज सोचेगा कि आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिलेगी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या मिलेगा। n तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे p और q भी चाहिए। अब ऐसे नंबर सोचो जो आप लोगों को सम करने पर 7 देंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 1,6 और 2,5 और 3,4। ठीक है, और 4,3 और 5,2 और 6,1। बस ये 6 नंबर्स ही हैं जिनका सम करने पर प्रोबेबिलिटीज, जिनका सम करने पर डाइस के ऊपर मुझे 7 मिल जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पर मैं अब p अगर लिखूं, टोटल नंबर्स आए हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आई हैं 6, अपॉन में आ जाएगा 36, क्योंकि 2 डाइस फेंक रहे हैं, आप लोग सैंपल स्पेस जानते हैं, इसका 36 आता है। तो यहाँ पर 1/6 आ जाएगा p का वैल्यू, और जो q का वैल्यू है वो आ जाएगा 5/6। सिमिलरली वैसे निकाला है 1 माइनस 1/6 करके, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, कोई औखा नहीं लगेगा आप लोगों को, डिफिकल्ट नहीं लगेगा आप लोगों को। ओखा का मतलब दरअसल पंजाबी में होता है डिफिकल्ट। तो अगर मेरे मुंह से आप लोग ओखा वर्ड सुने ना कभी, तो उसका मतलब जान लेना डिफिकल्ट है। सो p का वैल्यू आ गया 1/6, q का वैल्यू आ चुका है 5/6, n का वैल्यू मुझे पता चल चुका है 7। अब करते हैं यहाँ पर कैसे आप लोग प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं। देखिएगा, कंसीडर्ड एज सक्सेस, जिस चीज को आप लोग सक्सेस मानते हैं ना, आप लोगों को उसको x लिखना पड़ता है, x। ठीक है, x is considered as a success। अब अगर आप लोग पहले पार्ट का देखेगा, पहले पार्ट में आप लोग कह रहे हैं कि भाई कोई सक्सेस नहीं मिला, मतलब कोई सक्सेस मतलब आप लोगों के पास जो x का वैल्यू होगा
ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आया। अब मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम इसके लिए फॉर्मूला बताया था, यहां पर ये देखिएगा, प्रोबेबिलिटी एट एक्स, कैपिटल एक्स यहां पर लिखा था, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज एन सी एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स पी रेज टू पावर एक्स। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। अब देखिएगा क्या आता है। सो ये बन जाएगा एन सी, एन क्या है 7, 7 सी 0 और क्यू, क्यू है अपने पास 5/6 रेज टू पावर n माइनस 0 1/6 रेज टू पावर 0। आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ऐसा कि प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू n c x क्यू रेज टू पावर n माइनस x p रेज टू पावर x। मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा है, क्यू की जगह पे जो उसका वैल्यू था, p की जगह पे उसका वैल्यू, n की जगह पे उसका वैल्यू और लास्ट में x की जगह पे उसका वैल्यू, दैट्स इट। उसके बाद देखिएगा जितने भी NC0 होते हैं ना, NC0 हो गया, NCN हो गया, इन दोनों का आंसर अपने पास 1 आता है। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन के केस में हेल्पफुल हो जाता है। तो ये इसका जो आंसर आ गया वो मुझे मिल गया 5/6 रेज टू पावर 7, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा ना। तो ये वाली क्वांटिटी जो ये है, ये वाली क्वांटिटी मेरे पास 1 बन जाएगा, दैट्स इट। यही अपने पास आंसर आ गया 5/6 रेज टू पावर 7। पेपर में आप लोगों को एक्सपैंड करके नहीं लिखने की कोई जरूरत कि 5 की पावर 7 निकाले, कोई जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं। सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। 6 सक्सेस मिल रहे हैं आप लोगों के पास यहाँ पर। अगर आप लोगों के पास 6 मिल रहे हैं तो एग्जैक्टली 6 हो गया ना, दैट मीन्स x का वैल्यू 6। तो x का वैल्यू 6 है अगर, तो यहाँ आ जाएगा 7c6 क्यू, क्यू कितना था, क्यू था 5/6, तो 5/6 रेज टू पावर 7 माइनस 6 और p का वैल्यू था अपने पास 1/6, तो 1/6 रेज टू पावर 1 नहीं x, तो x की वजह से यहाँ पर आ जाएगा 6, दैट्स इट। अब 7 से 6 मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बता दूं कि अगर अपने पास ऐसा करके लिख लेते हैं क्लाउड में, NC1 और NCN-1 इन दोनों का आंसर n होता है, ठीक है, दोनों का आंसर n होता है। तो जैसे यहाँ पर 7c6 लिखा हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/6 रेज टू पावर 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1/6 रेज टू पावर 6। तो आप लोग इसको अगर लिखना चाहें तो 35 और 6 रेज टू पावर 7 लिख सकते हैं। बस बेसिस एंड पावर की बात है, आप लोगों को इतने इंटेलिजेंट हैं, आप लोग इंजीनियर स्टूडेंट्स हो, बीएससी स्टूडेंट्स हो, बेसिस एंड पावर के साथ आप लोगों को डील करना जरूर आता होगा ना। सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं। थर्ड पार्ट है एटलीस्ट 6, तो एटलीस्ट 6 है प्लीज, ओके, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, यहाँ पे इधर कर दूंगा मैं। अब जब अपने पास एटलीस्ट 6 बोल रहे हैं थर्ड पार्ट में, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 6 सक्सेस, इसका मतलब हो गया है कम से कम 6 होने चाहिए, कम से कम 6 भी हो सकते हैं, 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने हो पाएंगे यार? अगर मैं डाइस को n टाइम्स फेंकूंगा तो n टाइम्स ही तो होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो अगर यहां पर मैं 7 बार फेंक रहा हूं तो मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालना पड़ेगा? एटलीस्ट 6 में 6 पे प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 7 पे, दैट्स बस यही था। समझ में आया ना? 7 तक क्यों गए? क्योंकि अपने पास जो n की वैल्यू है वो मैक्सिमम 7 तक जा रही है, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं अपने पास आंसर क्या आता है, ठीक है। अब शायद दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यार, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे। चलिए हम लोग निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 7। यहाँ आ जाएगा 7c6, क्या था 5/6 रेज टू पावर n माइनस 6 p रेज टू पावर x प्लस 7c7 5/6 रेज टू पावर n माइनस x, तो 7 माइनस 7 और यहाँ आ जाएगा अपने पास 7 माइनस 7, ठीक है, ये माइनस है, 1/6 रेज टू पावर 7। तो ये बन गया भाई 7 से 6 अभी बताया 7 होगा, ये मिल जाएगा 5/6 रेज टू पावर 1 और यहाँ आ जाएगा 1/6 रेज टू पावर 6। 7c7 NCN 1 होगा, तो 1 आ गया, तो ये बन गया 5/6 रेज टू पावर 0 1/6 रेज टू पावर 7।
सॉल्व करने में मुझे टाइम लग सकता है क्योंकि मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग थोड़े से ज्यादा होशियार हैं, आप लोग मेरे से तेज हैं, आप लोग इसको पूरा जल्दी से जल्दी भी लिख सकते हैं और फिर अपना आंसर मैच कर सकते हैं मेरे साथ। तो ये बन गया 35 6 raised to power 7 प्लस 1 6 raised to power 7। ये है। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो आप लोग तो 1/6 raised to power 7 को कॉमन निकाल लीजिएगा। यहां पर आ जाएगा 35 प्लस 1 जो कि बन गया 36 6 raised to power 7। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये आ जाएगा 6 raised to power 2 6 raised to power 7, तो ये आ गया 6 raised to power 5 1/6 raised to power 5। ठीक है, तो जितनी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो पेपर में करके आ जाना, कोई नहीं है, पूरा पूरे सम के आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा है अगर आप लोग इसको जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करके आए उसके मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे। लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जिसमें हमें बोल रहे हैं एटमोस्ट 6। एटमोस्ट का मतलब हो गया यार ज्यादा से ज्यादा ना 6 आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। अब अगर ज्यादा से ज्यादा 6 आना चाहिए, मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा जरा खुद सोचो यार। ज्यादा से ज्यादा आप लोग कहेंगे सर x = 1, नहीं, x = 1 से नहीं स्टार्ट होती ये चीज, ये हमेशा आप लोगों के पास x = 0 से स्टार्ट होती है। अभी आप लोगों ने पढ़ा ना स्टार्टिंग में जब मैंने आप लोगों को पीडीएफ के बारे में बताया कि x की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 से स्टार्ट होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी x का वैल्यू 0 लिखेंगे, फिर अपने पास 1 आएगा। एटमोस्ट बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 6 बार आना चाहिए, तो x का वैल्यू 2 भी आ जाएगा, x का वैल्यू 3 भी आ जाएगा, x का वैल्यू 4 भी आ जाएगा, x का वैल्यू 5 भी आ जाएगा। लेकिन 6 आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा यार, आएगा, क्योंकि एटमोस्ट 6 है ना, ज्यादा से ज्यादा 6 बार। लेकिन आप लोग इसकी बजाय उल्टा कर लो यार, वो ज्यादा अच्छा है कि 1 - x = 7। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दरअसल हमने यूज कर लिया यहाँ पर 1 - कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 1 - प्रोबेबिलिटी एट x = 7 में क्या आएगा। इसको थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ, 1 - 7c7 यहाँ पर आएगा 5/6 raised to power 7 - 7 7 - 7 1/6 raised to power 7। दैट्स इट। इसको आंसर सॉल्व करके आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाना, अच्छा लगेगा आप मुझे, आप लोग अगर आप लोग ये करके जाएंगे एक सम। ठीक है, अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, मीन एंड वेरिएंस की बात कर रहे हैं। मीन गिवन है और वेरिएंस गिवन है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एट x > 1 कितना होगा। है अच्छा क्वेश्चन ये, मतलब इसमें मुझे सारी चीजें निकालनी पड़ेगी यार। सबसे पहले तो मैं NP क्यों निकालता हूं, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड ही नहीं कर सकता। यहाँ पर एक और चीज मेंशन की हुई है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लोगों को ऐसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि किस डिस्ट्रीब्यूशन का सम है। अच्छे से स्टेटमेंट को एक बार रीड कर लेना। NP का वैल्यू मुझे गिवन है 4 और NPQ वेरिएंस गिवन है ना, तो सिग्मा स्क्वायर, इसका वैल्यू गिवन है 4/3। काम वही है, दोनों चीजों को आप लोग डिवाइड करिएगा। डिवाइड करा, NP के साथ NP कट हो जाएगा और 4 के साथ 4 कट हो जाएगा, तो Q का वैल्यू मेरे पास यहाँ पर मिल गया 1/3। समझ में आ गया ना, Q का वैल्यू 1/3 आ गया, सो P मेरे पास आ जाएगा 2/3। दो चीजें मिल चुकी हैं। तीसरी चीज N चाहिए, रख लेते हैं यहाँ पर N की वैल्यू, तो ये आ जाएगा N, P का वैल्यू है 2/3 = 4, 2 और ये कट गया यहाँ पर, N का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 6। समझ में आ, N मिल गया है, P मिल गया है, Q मिल गया है, तीनों बाय मिल चुके हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी ही जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी जैसे मर्जी निकालूं। बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी एट x > 1 निकालो, मतलब अगर हमें प्रोबेबिलिटी x > 1 चाहिए तो उस केस का आंसर तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि x की वैल्यू भाई 1 भी हो, 1 से बड़ी भी हो। 1 से बड़ी मतलब ये आ गई, और ये भी अपने पास 1 से बड़ा, x = 4 भी आएगा, x = 5 भी आएगा, x = 6 भी आएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जा सकते। x की वैल्यू नहीं ना वेरी करेगी। मैक्सिमम बड़े वाला जो नंबर है n जो है, एक्सपेरिमेंट मैंने जो करा है वो 6 बार करा है। समझ गए? ये सब चीजें निकालने से ज्यादा अच्छा है अगर आप लोग यहाँ पर ये निकाले 1 - प्रोबेबिलिटी कि वो नंबर आया, 1 - प्रोबेबिलिटी एट x = 0, ये निकालो 1 - करके, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 - NC, N है 6, तो यहाँ आ जाएगा 6C0
क्यू क्यू कितना है, क्यू है 1/3 रेज टू पावर n माइनस एक्स, p p है 2/3 रेज टू पावर x, ठीक है ओके। और यहाँ पर अपने पास बन जाएगा 1 माइनस 6c0 तो 1 ही हो जाएगा, और ये आ गया 1/3 रेज टू पावर 6। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा जी। इसको आप लोग कर लेना। इसको अगर आप लोग सही करके सिंपलीफाइड फॉर्म में भी लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं। 3 रेज टू पावर 6 निकालना कोई टफ तो नहीं होगा, क्लियर। तो आप लोग इसका आंसर भी अच्छा रहेगा मुझे अगर आप लोग कुछ कमेंट करके जाएंगे वीडियो के बारे में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा यार, दोस्तों के साथ तो शेयर आप लोगों ने अब तक कर दिया होगा, बट ये जरूर करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर ये भी थोड़ा सा डिफरेंट सम है। ऐसे करते हैं, जो डिफरेंट सम बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहे हैं उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी के पार्ट में मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा, ठीक है। वैसे तो ये भी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। हिंट दूं? अगर मैं हिंट दे दिया ना तो आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, तो चलो रहने देते हैं हिंट अभी के लिए, ठीक है रहने देते हैं। n का वैल्यू 5 है, p का वैल्यू 0.6 है। आप लोगों ने सोच लेना क्या करना है, बट कोई नहीं, मैं आप लोगों को ये सम सॉल्व करवाऊंगा। सबसे इजी सम, फाइंड द मीन ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन b4 1/3। मीन निकालना है, बहुत टफ लग रहा होगा। अरे मीन का फॉर्मूला np है, डिनोशन मैंने आप लोगों को बताई, डिनोशन अपने पास ये होती है। n का वैल्यू आ गया है 4, p का वैल्यू आ गया है 1/3, तो मीन का वैल्यू आ चुका है 4/3। सबसे टफ मुझे लगा ये सम होगा, ठीक है मजाक कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए। आगे करते हैं। The item produced by firm are supposed to contain 5% defective items. ठीक है। What is the probability that a sample of 8 items will contain less than 2 defective items? समझना कि सक्सेस किस तरीके से चूज करते हैं, फेलियर किस तरीके से चूज करते हैं, और probability at x is equal to what, जिस भी पॉइंट के ऊपर निकालनी है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। यार यहाँ पर एक ही नंबर मुझे दिख रहा है जो ये है, तो n का वैल्यू तो 8 आ गया। पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी कंटेन लेस देन 2 डिफेक्टिव आइटम। ये जो चीज होती है ना, ये इसी चीज की मुझे जरूरत है, ठीक है। इसी चीज को मैं सक्सेस कहूंगा जी, ठीक है। इसी चीज को मैं सक्सेस कहूंगा, और इस चीज को अगर मैं सक्सेस कह रहा हूं तो सक्सेस आने की जो प्रोबेबिलिटी है, कह रहे अपने पास 100% में से 5% डिफेक्टिव आइटम्स मिलती हैं, तो यहाँ पर p का वैल्यू आ जाएगा 5/100, और अगर p का वैल्यू 5/100 है तो ये आ जाएगा 95/100। समझ में आया? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो चीज फाइंड करने को बोला जा रहा था वो मेरा सक्सेस होगा। अगर यहाँ पर डिफेक्टिव आइटम बोला गया है तो वो चीज मेरा, और 5% डिफेक्टिव आइटम बोला गया है क्योंकि मैंने p कंसीडर किया हुआ है सक्सेस को, तो मैं p की प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूं जितनी अपने पास हो सकती है। तो यहाँ पर 5% गिवन था, that's why I have choose 5/100 is my probability for the success. Similarly Q का आ जाएगा अपने पास 95/100। अगर आप लोग इसको कट कर देंगे तो P की वैल्यू जो आ गई, P की प्रोबेबिलिटी जो आ गई वो आ जाएगी 1/20, और Q की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 19/20 आ जाएगी। That's it, ठीक है। N पता है, लिखने का तरीका क्या होगा, क्या चीज फाइंड कर रहे हो, कंटेन लेस देन 2 डिफेक्टिव आइटम। भाई प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। हमें ये चीज फाइंड करनी है, समझ गए। सो यहाँ पर अगर मैं इनके लिए फॉर्मूलाज लिखूं तो ये फॉर्मूला कुछ लिखा जाएगा ऐसा करके, NCX, n था 8cx, Q कितना है 19/20 रेज टू पावर n माइनस x, p रेज टू पावर x कितना है 0, ठीक है। जब भी मैं ऐसे फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूला बोल के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने दिमाग में ये कोशिश कर सकते हैं। कोशिश यही करेगा यार, फॉर्मूला बोलते बोलते लिखेगा, क्योंकि पेपर में अगर गलती से भी आपने Q की जगह पे Q रेज टू पावर x लिख दिया, जो कि आना चाहिए था n-x, वो गलत हो जाएगा सब। तो मैं ये चीज आप लोगों को हमेशा पॉइंट्स बताता हूँ कि कहाँ पर दरअसल बच्चे गलतियां करते हैं, समझ गए। Q के ऊपर n-x आता है, बस एक चीज याद रख लो, फेलियर के ऊपर n-x आना है, बस और कुछ भी नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका दिमाग काम कर लेगा कि सर ने बताया था ये चीज, तो p की पावर x आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 8c1 19/20 रेज टू पावर 8 - 1
और यहाँ आ गया 1/20 रेज टू पावर 1। दैट्स इट। फटाफट करते हैं इसको सम को सॉल्व। यहाँ पर बन जाएगा कुछ अपने पास 8 से 0 तो हो गया 1, तो यह आ गया 19/20 रेज टू पावर 8 प्लस 8 से 1 आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 19 रेज टू पावर 7 और यहाँ मिल जाएगा 20 रेज टू पावर 8। ठीक है, अब कॉमन कॉमन निकालना चाहें आप लोग कॉमन निकाल लीजिएगा। 20 रेज टू पावर 8 को कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस 8 और यहाँ आ गया 19 रेज टू पावर 7। ये रहा अपना फाइनल आंसर। ऐसा मत सोचना कि प्रोबेबिलिटी में इसका आंसर बड़ा आ रहा होगा, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा रहता है प्रोबेबिलिटी में। ठीक, तो हमने काफी सम डिस्कस कर लिए हैं, एक और करते हैं। Okay, a pair of dice is thrown 200 times. If getting a sum of 9 is considered as a success, find the mean and the variance. Okay, easy sum है, कोई टफ नहीं है। मीन है निकालना है। देखो मीन निकालने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आप लोगों के पास 2 नंबर 4 में, ठीक है 2-3 में आएंगे, इससे ज्यादा बड़े में कभी नहीं आता। मीन निकालना, वेरिएंस निकालना। इसमें n का वैल्यू गिवन है ये। If getting a sum 9 is considered as a success, भाई जब आप पेयर ऑफ डाइस को फेंक रहे हो, P निकालना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों निकालना पड़ेगा? बस इतना ही टफ था ये सम। अगर बच्चे ने P का वैल्यू गलत निकाला, Q का वैल्यू गलत निकाला, उसका ये सम गलत होने वाला है। तो देख लेते हैं कि 9 कौन कौन से नंबर देते हैं। जैसे हो गया 6,3 हो जाएगा और 3,6 हो जाएगा। भाई पहला तो मेरे दिमाग में ये बोला, 4,5 हो जाएगा, 5,4 हो जाएगा। और कुछ हो सकता है, 2,7 हो सकता है, बट 7 तो अपने पास डाइस में आता ही नहीं। ठीक है, तो यही 4 आएंगे अपने पास सक्सेस के केस में। तो P जो आ गया 4/36 आ जाएगा, यानी कि 1/9 आ जाएगा। और Q मेरे पास मिल जाएगा 8/9। तो P मिल गया है, Q मिल गया है, N मिल गया है, तीनों भाई मिल चुके हैं। जो मर्जी चीज मांग लेते हैं एग्जामिनर, हमारा हो जाता। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाएंगे कि भाई मीन का आंसर सर ये आ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर्स भी लिखे हुए हैं। मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। ठीक है जी, निकालना। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाना। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, छोटा सा क्वेश्चन एक अभी के लिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, P निकालिए, लेकिन कुछ कंडीशंस भी गिवन है ये, इस कंडीशंस का यूज करते हुए। और अगर ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ठीक है, इजी सम है, अगर मुझे ये कंडीशंस का इस्तेमाल करना है तो नहीं यार, मुझे मैं फॉर्मूला जानता हूँ ना बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, फॉर प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। मुझे फॉर्मूला पता है, दैट्स वेरी इजी। क्या करते हैं यार, अगर प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4 निकालनी है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। देखो जब भी क्वेश्चन गिवन हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को साथ में कैरी करके चलना, सीधा सा रूल है। ठीक है, ये चीज मैं कर लेता हूँ। 9 यहाँ पर आ गया। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4 का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, n का वैल्यू 6 तो गिवन ही था, तो ये आ जाएगा 6c4। क्यों नहीं गिवन, नो प्रॉब्लम, क्यों को मैं ऐसा ही लिख लेता हूँ, n रेज टू पावर x इंटू p रेज टू पावर x। तो x तो यहाँ पे 4 है, इज इक्वल टू ncx क्यू रेज टू पावर n तो है 6 माइनस 2 और p रेज टू पावर 2। समझ में आया, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ही लिखा है, नथिंग है। तो ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा मुझे। बाकी देख लेते हैं आगे क्या करते हैं। देखिएगा 6c4 कितना आ जाएगा, 6c4 आ जाएगा 6 5 15 आ जाएगा यार। आप लोग निकाल लेना 6c4, मैंने जल्दी कर दिया। ठीक है, मैंने शायद बताया होगा आप लोगों को पुरानी वीडियोस में, अगर आप लोग मुझे पहले से सुनते आ रहे हैं, चलो मैं बता देता हूँ एक और बार यार। 6c4 का आंसर और 6c2 का आंसर सेम आता है। 6c2 को शॉर्टकट कैसे है भाई, 2 नंबर ही लिखने हैं उल्टे करके, गिनती करके, और नीचे ये जो नंबर लिखा जाएगा इसको उल्टा करके लिख देना, 2 into 1, लास्ट नंबर 1 तक। तो कटिंग करोगे तो ये अपने पास 15 मिल जाएगा, 15। तो यहाँ आ गया 15 क्यू रेज टू पावर 2 p रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 6c2। यहाँ पर अभी बताया ये 15 था, और यहाँ मिलेगा क्यू रेज टू पावर 4 p रेज टू पावर 2। समझ में आ गया, 15 के साथ ये 15 कट गया, क्यू की पावर 2
क्यू की पावर 2 कट गई, पी की पावर 2, पी की पावर 2 कट गई। तो यहां पर मिला क्या, ये मिल गया 9p² इज इक्वल टू क्यू रेज टू पावर 2, क्योंकि पावर 2 ही कटी थी, चार चार पावर नहीं कटी। वो मैंने वहां पर सारा काट दिया, लेकिन दो दो पावर ही काटी है ना हमने। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। उसके बाद आप लोग और क्या ही चीज कर लें ऐसा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ना, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो क्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस पी आ जाएगा। ये रखते हैं 9p² इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसी चीज को एक्सपेंड करूं तो ये मेरे, सॉरी 1 माइनस पी आएगा यार, क्योंकि मैंने क्यू से पी में लिख रहा हूं ना। तो ये आ गया 1 प्लस p² माइनस 2p, समझ में आया। तो इक्वेशन मेरे पास दरअसल कुछ ऐसा बन गई, 9p² इज इक्वल टू 1 प्लस p² माइनस 2p। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें और, तो ये बन जा रहा है p² यहाँ पे भेज देते हैं 8p² प्लस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 8p² यहाँ आया, माइनस 2p इधर हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट रूल जो होता है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है, आप लोग वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। p इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। कुछ बच्चों को ये फार्मूला नहीं आता होता, बट फिर भी मैं आप लोगों के सामने ये लिख दिया। उसके बाद b का वैल्यू आ जाएगा -2 प्लस माइनस b² 4 माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 8। तो यहां से मुझे मिल क्या रहा है, देखते हैं जी। ये मिल जाएगा मुझे, करते हैं -2 प्लस माइनस 4 और कितना आ गया, 36 आ गया, 36 और ये आ गया 16। तो ठीक है, ये बन गया -2 प्लस 6 16, और एक बार -2 माइनस 6 प्लस 16। देखो ये तो मुझे नेगेटिव देगा, और p की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये मुझे इग्नोर करनी पड़ेगी ये वाली वैल्यू। तो मेरे पास p की वैल्यू आई, वो आई 4/16 आ गई। p की वैल्यू 4/16 आ गई, यानी कि 1/4 मेरे पास p मिल गया, और मुझे यही फाइंड करना था। और क्यों मेरे पास आ जाएगा 3/4, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन था, इजी था। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा चला गया, कितना लंबा हो गया होगा वीडियो, आधे घंटे का तो शायद ज्यादा हो गया, ठीक है। तो बस करते हैं फिटिंग अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाले जो सम है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैंने कितने छोड़े हैं, अगर तो मैंने एक ही छोड़ा तो वो फिर आप लोगों के लिए होमवर्क में करा। एक ये हो गया, एक तो ये है, और एक ये है। 2 क्वेश्चन है, वैसे आप लोग होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। चलो होमवर्क में ट्राई करना। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, ठीक है, हिंट दे देता हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग द टारगेट इज 1/4, ठीक है। ही फायर्स 7 टाइम्स, n की वैल्यू आ गई 7। इतना सा रीड करके कभी मत ये सोचना कि सर ये p होगा कि क्यों होगा, मैं इसको p लिख देता हूँ, कोई बच्चा इसको क्यों लिख देगा, इसको कभी ऐसा नहीं सोचना। जिस चीज का प्रोबेबिलिटी बोला जाएगा, जैसे लिखा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट, हमें चाहिए हिट करना। हिट करना इज माय सक्सेस। अगर हिट करना मेरा सक्सेस है, तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी को मैं 1/4 लिखूंगा, क्योंकि वो मुझे गिवन थी हिट करने की प्रोबेबिलिटी। और क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/4। एन की वैल्यू आ चुकी है 7। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसने हिट करा है एटलीस्ट 7, एटलीस्ट ट्वाइस। एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब वैल्यू कम से कम 2 आई होगी। कम से कम 2 आने का मतलब हो गया कि x की वैल्यू या तो 2 आई होगी या फिर 2 से ज्यादा आई होगी। आप लोग उल्टा काम कर देना, आप लोग उल्टा ये कर देंगे भाई प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 निकाल दो, प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 निकाल दो। कोई बच्चा यहाँ पर एक बात नोट कर ले, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 नहीं निकालना, नहीं निकालना। समझ में आया क्यों नहीं निकालना? अगर आप लोग ये साइन से थोड़ा सा वाकिफ हैं, आप लोग इस साइन को थोड़ा सा जानते हैं, इसका साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल टू वर्ड आ रहा है ना, अरे यार हमने इक्वल टू को ही इग्नोर कर दिया, हम लोग ऑपोजिट वाला केस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके इसीलिए यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 को नहीं फाइंड करेंगे, बस यही फाइंड करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के में ये वाला है सेकंड क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर छोड़ा था फैमिली वाला, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा।
इसका भी मैं हिंट अभी के अभी दे देता हूँ, फिर अपना एक ही टॉपिक रह जाएगा, एक क्वेश्चन रह जाएगा ये वाला बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, फिटिंग अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, देखिएगा क्या है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट न्यू बॉर्न चाइल्ड इज अ मेल इज 0.6, अभी इसको देखकर जज नहीं करना पी ए है क्यू ए है। इन अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, एन की वैल्यू आ गई 5, देयर आर एग्जैक्टली 3 बॉयज, 3 बॉयज, बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, यानी कि एक्स आपका क्या हो गया, कंसीडर जो जिस चीज को आप करेंगे कंसीडरिंग बॉयज, ठीक है। तो यहां पर दरअसल हमें फाइंड क्या करना है, एग्जैक्टली 3 बॉयज, सो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 3, आप लोगों ने ये फाइंड करना है मेल की जो प्रोबेबिलिटी है, मेल की प्रोबेबिलिटी यही सक्सेस है, तो ये 0.6 है, और क्यू अपने पास यहां पर मिल जाएगा 0.4। आप लोग डेसिमल की बजाय इस सम को 3/5 के साथ भी कर सकते हो और 2/5 के साथ भी कर सकते हो। p का वैल्यू 3/5 कंसीडर करिएगा, q का वैल्यू 2/5 कंसीडर करिएगा, n का वैल्यू आप लोगों को 5 दे दिया है, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3 फाइंड करने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है, ठीक है। सो 2 क्वेश्चन आप लोगों के इस केस में होमवर्क है, एक तो ये वाला 5th और एक सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को ये आज की वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। बाकी व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है यार, आप लोग वहां पर जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों को क्लासेस के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलती रहती है, क्लासेस के लिंक वगैरह जो है वहीं पर आप लोगों को प्रोवाइड होते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।